हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफ़ी कुछ इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स दे दिए हैं जिसमें आपको कैसे और किस तरीके से एफिशिएंटली प्रिपेयर करना है। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम टॉपिक्स पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉन्सेप्ट लिंकिंग के थ्रू बताऊंगा, और टॉपिक होगा, स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल से, जो कि मैक्सिमम लोग थोड़ा डरते हैं इससे, क्योंकि उनको लगता है कि ये रटने वाली चीज़ है। अब हम पूरी चीज़ समझेंगे, एक एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड तरीके से बताऊंगा, कॉन्सेप्ट्स के साथ में लिंक करते हुए। फिर जब आप इसको समझने के बाद जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब कुछ टिप्स में आना शुरू हो जाएगा, आंसर्स। नॉट इवन ये, आपको सही आंसर तो पता चलेगा, बाकी गलत क्यों है ये भी आप पढ़ते पढ़ते बता दोगे। मीन्स यू विल करेक्ट योर आंसर आफ्टर एलिमिनेशन ऑल्सो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें वो या तो गेस करते हैं या स्किप कर देते हैं। दोनों ही चांसेस में उनके मार्क्स कटते हैं, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, कोई मार्क्स मिलेगा ना कटेगा, और अगर कर लिया गलत हो गया तो 5 नंबर कट जाते हैं। तो एक इंटेलिजेंट वे ऑफ गेसिंग होता है एलिमिनेशन टेक्निक। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है और क्लियर किया है और अप्लाई करने की आदत पड़ गई है, तो आप एलिमिनेट करके कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, आप सही आंसर पे आ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरा चैनल है ये आपको एक हाईएस्ट लेवल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट पे लेके जाएगा। मेरा अपना कोचिंग सेंटर जेपीटी बायोलॉजी एकेडमी दिल्ली में सक्सेसफुली पिछले 15 साल से रन हो रहा है, और मैं हज़ारों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ जो कि अपने मेडिकल फील्ड में हाई लेवल पे कामयाब हो चुके हैं और कुछ कामयाबी की राह पे चल रहे हैं। मीन्स MBBS, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारी मेडिकल कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे कामयाब की राह पे चल चुके हैं। तो क्या आप करना चाहेंगे उसको? तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं ना। स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। रटना कुछ नहीं है बच्चों, सब कुछ समझ के करना है, और ऐसा कि आपको कोई भी चैलेंज करे किसी भी क्वेश्चन में आप इमीडिएटली आंसर दो। ये ना बोलो कि मैं कल बताऊंगा, क्योंकि ये बोल दिया तो दूसरा समझ जाएगा ये कितना समझदार है। तुरंत बताना है, और ऐसा बताना है, और ऐसा क्वेश्चन छोड़ना है उसको कि वो दोबारा आपसे बात ना कर सके। इस लेवल पे हम पढ़ने जा रहे हैं। सो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बायोलॉजी के हर टॉपिक में किसी भी चीज़ को बताने से पहले उसके वर्ड मीनिंग पे जरूर जाओ। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? 50% आंसर इस वर्ड में छुपा होता है, और बाकी 50% कॉन्सेप्ट होते हैं। देखो, बायो का मतलब क्या हुआ? लाइफ, है ना, लाइफ। मॉलिक्यूल्स पता ही, स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम्स, छोटे छोटे एटम्स के ग्रुप होते हैं जो कि एलिमेंट, कंपाउंड्स, ये सब बनाते हैं। मीन्स ये लाइफ के कंपाउंड्स हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल्स हैं जो लाइफ में मिलते हैं, जिंदगी में। और लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है? इट बिगिंस फ्रॉम सेल। इट बिगिंस फ्रॉम सेल। सही बोल रहा हूँ ना? नहीं, सेल से पहले आते हैं थोड़ा सा। लाइफ की शुरुआत, अगर हम एक बात करें, वायरस, वो नहीं जो 3 इडियट्स में वीरू सहस्त्रबुद्धि के नाम से जाना जाता था, उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो लाइफ है ही। हम वायरस की बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस फेमस चल रहा है आजकल, सबके मुंह पे है कोरोना वायरस, तो ये वो वायरस। अच्छा, क्या वायरस का फुल फॉर्म जानते हो? वायरस है क्या? हाँ, पूछ रहा हूँ आपसे मैं। वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस भी होता है ना। कंप्यूटर वायरस घुस गया, कोई ऐसी वैसी वेबसाइट देखी, कंप्यूटर वायरस घुस गया, आपका सिस्टम क्रैक कर देगा। व्हाट इज वायरस? चलो ये भी आगे पढ़ेंगे, जब तक आप गेस करते रहिए। मैं इस पर टॉपिक अलग से बताऊंगा। हर एक लेटर का फुल फॉर्म है। वायरस एक एक्सपेंडेड नोटेशन से बना है, थोड़ा आगे करेंगे। तो वायरस क्या है? ये एक ऐसा एंटिटी है, इट इज नॉट ए लाइफ, ये एंटिटी है। ये एक ऐसा एंटिटी है जो ना जिंदा है ना मरा हुआ है, ना ही ये नॉन लिविंग है ना लिविंग है, ये दोनों के बीच में आता है। तो वायरस को किस नाम से जानते हैं? इट इज ए लिंक। अभी बताया ना, लिंक करना है। इट इज ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कुछ प्रॉपर्टी नॉन लाइफ की है, जैसे पत्थर होता है, जैसे क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज नॉन लिविंग का होता है, और कुछ लाइफ होता है इसमें। मीन्स रेप्लिकेट कर सकता है, DNA RNA होता है इसके पास में, अपना न्यूक्लिक एसिड होता है। ये भी बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है।
तो वायरस के अंदर भी कंपाउंड्स हैं, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड जैसे कंपाउंड इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ेंगे अभी हम। सो लाइफ के कंपाउंड्स हैं। और कैसे कंपाउंड हैं? जनरली दे आर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या हुआ? ऑर्गेन से ऑर्गेनिक आया ना, मीन्स ऑर्गन तो लाइफ का ही पार्ट हुआ ना, सेल, टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, ऑर्गेन से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर में आ जाते हैं। ये एलिमेंट्स हैं जो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। फेमस बायोकेमिस्ट लेनिंजर, इनकी बहुत अच्छी बुक है बायोकेमिस्ट्री की, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, लेनिंजर। आप आगे जाके एमबीबीएस में इसको पढ़ेंगे, रेफर करेंगे इसको। लेनिंजर के बेसिस पे बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स क्या है? हर वो कंपाउंड, एलिमेंट या मॉलिक्यूल जिसके बेसिस पे लाइफ सस्टेन कर रही है, लाइफ रिएक्ट कर रही है, लाइफ के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स हैं। और आपको पता है इसका कोई एंड ही नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। किसी बायोकेमिस्ट ने कहा है कि आउट ऑफ जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 115 एलिमेंट्स हैं ना टोटल, 115 to 118, बीच में गैप भी प्रेजेंट है। इन 115 में से कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसको कार्बन्स कंपाउंड्स कहते हैं, ये 3 एलिमेंट्स की एंटायर डिटेल आप एक जन्म में नहीं पढ़ सकते, इतना वास्ट है ये। तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या है? कार्बन्स कंपाउंड्स ही पढ़ते हैं, जो कि सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो करना क्या है? उतना करें जितना हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, उतना समझें जितना हम किसी को समझा सकें, जितना हम अप्लाई कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे एलिमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, 1-2 पीएचडी करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, बट ये बहुत वास्ट है। एक हल्का सा एलिमेंट का बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट केमिकल कंपाउंड चेंज कर देता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी। सो बायोमोलिक्यूल्स क्लियर हो गया होगा आई थिंक। बायोमोलिक्यूल्स में, लाइफ के अंदर में ये 3 एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इनका कंपोजिशन पता है ना आपको? अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट क्या है? आई होप आप सब गेस कर रहे होंगे। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, डेफिनेटली इट इज ऑक्सीजन, O2। ओ कितना है? अराउंड 46%, हाफ अर्थ क्रस्ट, जमीन पे जिसमें हम सांस भी लेते हैं। क्या आपको पता है यही लाइफ में भी सबसे ज्यादा है? अर्थ क्रस्ट में ये 46% है, 46.6%, और लाइफ के अंदर में, सेल के अंदर में 65% तक जा रहा है। ये वाला काफी ज्यादा है, इस दोनों में सिमिलरिटी है, ये कंपैरेटिवली कम है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब आते हैं आगे। बायोमोलिक्यूल्स को एनालाइज कैसे करते हैं? एनालिसिस। सेल या टिश्यू के अंदर में, मींस मेरे आपके बॉडी के अंदर में किस टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं, कैसे पता चलेगा? और आपको पता ही होगा जो बायोमोलिक्यूल्स का टेस्टिंग होती है ब्लड टेस्ट के थ्रू, जो डायग्नोस्टिक लैब ले जाता है खून का सैंपल और एक पूरा लिस्ट बना के भेज देता है कि इतने ये केमिकल है, ये ट्राइग्लिसराइड है, ये LDL है, ये HDL है, सब बता देते हैं ना, तो सब अंदर है ना। तो इन सब का एनालिसिस कैसे करते हैं? एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैसे करते हैं? आई होप आप सबको पता होगा, मीन्स मेरे बोलने से पहले ही आप सब कुछ बोल चुके होंगे, समझ चुके होंगे, ऐसे हमें आता है, बट क्या एप्लीकेशन सीखा है इसका? तो ये तो ऑब्वियस है कि आप सबको जो पता होगा, नहीं पता होगा तो करते हैं डिटेल में। कोई भी एक टिश्यू का पार्ट लिया या किसी ऑर्गन का हिस्सा लिया, जैसे लीफ का ले लिया, पत्ती ले ली एक हरे रंग की, या एक कोई चिकन का टुकड़ा ले लो, मीट का पीस ले लिया। इसको क्या करना है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में मिक्स करके पीस देना है, मिक्स करना है और पीस देना है, चटनी बना देनी है। चटनी फेमस होती है ना, जो कि हम समोसे के साथ खाते हैं, बस नहीं, हाँ यहाँ पे कुछ एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए चटनी बना देनी है। लेकिन आपने इससे पहले क्या सोचा कि यही क्यों?
क्या कोई और ले सकते हैं? इसको क्यों प्रेफर किया जाता है? याद करो मैंने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट को लिंक करना है, क्यों नहीं क्यों ये सब पूछना है। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्यों, यही क्यों, क्या बाकी है या बाकी क्यों नहीं, यही क्यों। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या हुआ शॉर्ट में, TCA। लिंक कर रहे होगे, तो ट्राइक्लोरोसिलिक एसिड साइकिल भी है, क्रेब्स साइकिल को भी कहते हैं ना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भी यही हो गया। इवन यू कैन यूज DCA, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये भी यूज कर सकते हैं। बट यही क्यों, क्लोरो एसिटिक एसिड क्यों? बिकॉज जो हमारे अंदर बायोमोलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स, उनके बॉन्ड को तोड़ देता है। कुछ तोड़ देता है, कुछ रखता है। तो यही तो आप करते हैं ना, फिल्टर करके एक बड़ा ऊपर छोटा नीचे। तो ये तोड़ते हैं मॉलिक्यूल्स को, उनके साइज के हिसाब से अलग अलग कर देते हैं। अच्छा ये तो ठीक है, क्या आपको पता है इसका और यूज क्या है? व्हाट इज द अनदर यूज ऑफ ट्राइक्लोरिक एसिड एसिड? कई लोग आजकल मॉडर्न लाइफ में टैटूज बनवाते हैं, हाथ में, सिर में, पता नहीं कहाँ कहाँ बनाते हैं, टैटूज बनवा लेते हैं। अब वो समझ में नहीं आता क्यों बनाते हैं, फैशन है, कुछ भी कर सकते हैं। अब टैटू से एक बंदा बेचारा बोर हो गया, मीन्स वो एक दिन सो रहा था, हाथ में बनाया था किसी शेर का टैटू, तो वो सो रहा था, उठा, शेर आ गया, उसको खुद ही डर लग गया, क्या हो गया इसके अंदर में। अब वो चाहता है हटाना है उसको, कि शेर बाहर निकल के खा लेगा। तो शेर हटेगा कैसे, टैटू हटेगा कैसे? क्या आपको पता है? यही यूज़ किया जाता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड टैटू रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है। यू नो, इवन जितने भी स्किन के ऊपर स्कार होते हैं, स्कार मीन्स पस्ट्यूल बन गया, छोटा सा बड बन गया, या कोई स्किन का डार्कनिंग हो गया, तो स्किन को वापस में रिफ्रेश करने के लिए इसके पील को यूज़ किया जाता है। ट्राइक्लोरो, डर्मेटोलॉजिस्ट इसको यूज़ करते हैं। थोड़ा डेंजरस तो है, बट इसको थोड़ा सोल्यूशन बना करके इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। खैर, हम बायोमोलिक्यूल्स में ही टिक करते हैं, तो यहाँ पे हम टैटूज़ का हमारा काम नहीं है। वो फिर कभी जब क्लियर कर लेंगे तो टैटूज़ बनाएंगे, या टॉपर ऑफ नीट इसमें पढ़ रहे हैं, एम्स ले देख ले, तो वो बाद में देख लेंगे। अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो हमने क्या किया, इसको लेके पीस लिया। पीसने के बाद मसलिन क्लॉथ या कोई भी कॉटन क्लॉथ से उसको हमने फिल्टर कर लिया। ये टेस्ट ट्यूब लिया या कोई भी प्लेट, ये क्लॉथ रखा, और जो इसका पेस्ट था उसको हमने छान लिया, ऐसे चाय पत्ती छानते हैं। क्या होगा, वो छलनी होती है, उसमें जो छोटे कण होते हैं चाय वाले, जो पतले, वो आराम से नीचे आ जाते हैं इधर, और जो बड़े बड़े चाय पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है। क्यों रह गई? क्योंकि साइज़ बड़ा था, चाय पत्ती का साइज़ बड़ा था, लिक्विड से वो नीचे आ गया, ऊपर आ गया। ऐसे तो होता है। तो जो नीचे आ गया उसको फिल्टरेट कहते हैं, और जो ऊपर रह गया रिटेंटेट या सुपरनेटेंट, ऊपर रह गया यहाँ पे। अब देखो, साइज के हिसाब से जो छोटा होगा वही तो आएगा ना। तो ये क्या हो गया, इट इज ए माइक्रोमोलिक्यूल। ये माइक्रोमोलिक्यूल है। साइज मतलब व्हाट इज साइज? वो इंच टेप से नापेंगे क्या साइज? नहीं, ये मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से नापते हैं। साइज मॉलिक्यूलर वेट डेंसिटी के हिसाब से नापते हैं। कितना? अप टू 800 डाल्टन्स। अगर 800 डाल्टन्स तक अगर मॉलिक्यूलर वेट है तो वो माइक्रो के अंदर रखते हैं। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा होता है, इससे कम ही होता है। और इसके ऊपर जितने भी हैं 1000, 10,000, 10 करोड़, वो सारे मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर में आते हैं, मीन्स बड़ा साइज होता है उनका। तो इसी को ही हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, समझते हुए, लिंक करते हुए। देखो, पढ़ने के लिए और समझने के लिए हज़ारों तरह के चैनल्स हैं, सब अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। लिंक करने के लिए सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। मैं आपकी सेल्फ स्टडी आसान करूँगा, करना तो पड़ेगा बट आपको आसान कर दूंगा। आप सुनोगे तो आपको ऐसे ही लिंक होना शुरू हो जाएगा। एक काम जरूर करना, जब आप सुनिए तो इसके क्वेश्चंस हाथ में लेकर रखना, मेरा यूट्यूब वीडियो देखना और क्वेश्चंस हाथ में रखना। जो पढ़ेंगे साथ साथ देखो क्वेश्चंस हो रहा है साथ साथ में, क्योंकि जो पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस अप्लाई नहीं करते हुए हो रहे हैं तो पढ़ने का फायदा ही नहीं है। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस लेके रखिए, वीडियो को बार बार सुनिए और देखिए कि आपको कॉन्सेप्ट लिंक हो रहा है। क्योंकि क्लियर करने के लिए हज़ारों हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ये भी सब कुछ कोई भी ख़राब नहीं पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन लिंक जरूर करना है सबको। तो
इस कंडीशन में आपको पता लग गया कि छोटे मॉलिक्यूलर वेट के लिए 800 डाल्टन तो नीचे फिल्टर हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा, बड़ा वाला मैक्रो हो जाएगा। ठीक है, अब आता है दूसरा क्वेश्चन, ये कि बड़ा छोटा तो अलग हो गया, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? मीन्स मॉलिक्यूल्स दो हो गए ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे अलग करेंगे आप और इनऑर्गेनिक कैसे अलग करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे अलग अलग? लेते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, लो होता है इनका। तो इनको सिंपल हम इनके अलग अलग जो पेस्ट बना है उसी को लेके हम अलग अलग रिएक्शंस करते हैं, मींस उनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं, पता चल जाता है कौन कौन से कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक के लिए जो आपने यहाँ पे पीस के अलग अलग निकाला है, ये क्या है? इसके अंदर पानी थोड़ा सोल्यूशन था, तो इन सबको एक तरीके से ये फ्रेश वेट होता है। फ्रेश वेट मीन्स जो अभी है, फ्रेश का मतलब पानी है साथ में, वाटर कंटेंट है, सॉल्वेंट है इसमें। तो इनऑर्गेनिक जो है एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जनरली इसमें पानी नहीं होता है, आयंस के फॉर्म में होते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो फ्रेश वेट का यहाँ पे पेस्ट है उसको उबाल देते हैं या गर्म कर लेते हैं, बर्न कर लेते हैं, जला देते हैं, इट इज़ बर्न्ड, राख बना देते हैं। अब बर्न करने से क्या होगा, जो लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के जो केमिकल्स होते हैं जो ऑर्गेनिक है वो एवापोरेट उड़ जाते हैं, वो भाप बन जाते हैं। मीन्स ऑर्गेनिक तो उड़ गया, बचा क्या? राख। राख को क्या बोलते हैं? ऐश। नहीं उधर मत जाना, बॉलीवुड में मत जाना, ऐश राख बोलते हैं। तो ये ऐश का फिर केमिकल एनालिसिस करते हैं जिसको सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं। तो सॉल्ट बर्न करने के बाद में जो रेसिड्यू बचता है, इस रेसिड्यू का सॉल्ट एनालिसिस किया जाता है। सॉल्ट एनालिसिस से पता चलता है कि कौन कौन से एलिमेंट है। तो आप क्या बता सकते हो जनरली, आप हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा होता है परसेंटेज में? मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी? यस, कैल्शियम, फॉस्फोरस, यही है, सोडियम, यही होता है, मैग्नीशियम, सल्फर, यही 4-5 क्वेश्चन भी आया था कि अलोंग विद सपोज करो फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम कौन से दो एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा होते हैं? ये आ गया, पढ़ सकते हैं। कैल्शियम कहाँ है? दांतों में, हड्डियों में, सेल मेम्ब्रेन बीच में बहुत सारे होते हैं। फॉस्फोरस कहाँ है? अगेन दांतों, हड्डियों में, और भी जगह होता है ना फॉस्फोरस, डीएनए, फॉस्फोरिक एसिड सबसे ज़्यादा है। सोडियम, सोडियम मोस्ट एबंडेंट कैटायन, इंटरसेलुलर कैटायन सबसे ज़्यादा, सेल के बाहर यही होता है। मैग्नीशियम, ये भी कोई एक्टिविटी, हम आगे जाके पढ़ेंगे, लिंक दूंगा सबको, कंसेप्ट करके लिंक दूंगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज ऑर्गेनिक एंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सपोज करो एक क्वेश्चन आता है, आपको थॉट के लिए देता हूँ, सोचना है इसको, ठीक है? चिकन टंगड़ी सब खाते होंगे अच्छे से, चिकन टंगड़ी, KFC, केंटकी फ्राइड चिकन का, है ना? वो चिकन टंगड़ी खाई, टंगड़ी में क्या खाते हैं? हड्डी। कुत्ते थोड़ी हैं, मांस खाते हैं, तो हड्डी छोड़ देते हैं, हड्डी छोड़ दिया, ठीक है बच्चों? आप सबको क्वेश्चन आपके लिए सोचना है, कंसेप्ट लेंगे, सोचना है। ये हड्डी है, हड्डी के अंदर खोखला होता है जिसकी एनर्जी कम होती है, जो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो एनीमिया का पेशेंट है, जो जल्दी थक जाता है, उसके लिए डॉक्टर बोलते हैं बोन मैरो खाओ, बोन मैरो खाओ। वो क्या होता है? हड्डी को तोड़ करके, कट करके, यहाँ पे अंदर छेद होता है, उसको चूसना होता है, उसमें खून होता है जमा हुआ और वो ताकतवर होता है। खरोड़े भी तो ऐसे ही खाते हैं, किसका होता है? बकरी का होता है मटन, खरोड़े भी ऐसे ही होता है। तो ये इसको बीच में बोन मैरो, अब बोन मैरो के अंदर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है? बोन मैरो इज ए टिश्यू, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ है। और बाहर हड्डी है, ये कैल्शियम से बनी हुई है, कैल्शियम फॉस्फोरस, ये हमें पता है, ठीक है? आपको ये बताना है कि ये दोनों को अलग अलग हड्डी के अंदर कैसे एनालाइज करेंगे, इसी हड्डी में ऐसा क्या टेस्ट करें, क्योंकि वो तो सब रटा हुआ है कि एक टिश्यू पीस लिया, लीफ का पीस लिया, ट्राइक्लोरो के अंदर डाला, पीसा और ये निकाल दिया। वो तो था लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब वहाँ से समझा क्या है? अगर वहाँ से समझ रहे हो थोड़ा सा, या क्वेश्चन आ रहे हैं,
अगर इसको सुनने के बाद आपके क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं, आप सही रास्ते पे हो। अगर आपको पढ़ने के बाद में बोल दिया मुझे आ गया, आपको क्वेश्चंस नहीं होने वाले, ये पक्की बात है, क्योंकि आपको वो आया है, अप्लाई करना नहीं आया अभी। तो उसको समझ के यहाँ अप्लाई करना है। इस हड्डी के अंदर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस कैसे करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर थिंकिंग फॉर टुडे। कमेंट सेक्शन में सोच के लिखिएगा, बताइएगा। ट्राई करना खुद, नहीं तो गूगल देवता के पास सारे आंसर हैं, टाइप करोगे लिख देगा पूरा वो। मैं अभी बता दूंगा आपको, लेकिन सोचिए, ऐसे मिलेंगे आपको एग्जाम्पल्स, सोचना है। फिर इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा कि ये क्या होता है। ओके बच्चों, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो by discussing, we will start discussing what are the different types of small type of molecules and large molecules, right? So इसको अच्छे से देखिए और पढ़ते रहिए। ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट लेना है मैंने आपका। उसमें अगर आपने पढ़ लिया तो हो सकता है कि आपको NCERT दोबारा उठाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आप लिंक कर पा रहे हैं। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने नहीं देखे हैं, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ले सकते हैं, कैसे, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसको भी देखते रहिएगा। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में।